स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कार्नो का आदर्श इंजन और कार्नोट चक्र, कार्नोट आइडियल इंजन एंड कार्नोट साइकिल। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मा इंजन की। तो ऊष्मा इंजन वह यंत्र है जो सतत रूप से यानी लगातार ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। यानी जो यंत्र ऊष्मा को लगातार यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर सके वो कहलाता है ऊष्मा इंजन, हीट इंजन। तो इंजन द्वारा किए गए कार्य और इस कार्य को करने में व्यय की गई ऊर्जा के अनुपात को हम कहते हैं इंजन की दक्षता। हमने पढ़ा था कि ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है कि संपूर्ण अवशोषित की गई ऊर्जा को कार्य की समतुल्य मात्रा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंजन की दक्षता इकाई नहीं हो सकती, यानी जितनी ऊर्जा उसने अवशोषित की वो सभी ऊर्जा कार्य में नहीं परिवर्तित हो सकती। तो हम क्या देखते हैं कि व्यवहार में अधिकतम दक्षता 55% पाई गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इस ऊष्मा इंजन के निर्माण में कोई समस्या थी, कोई गड़बड़ी थी? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए 1824 में साडी कार्नोट नामक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया और ये सिद्ध किया कि आदर्श अवस्थाओं में भी ऊष्मा इंजन का एक निश्चित प्रतिशत ही कार्य में परिणत हो सकता है। 1824 में साडी कार्नोट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि चाहे हम कंडीशन कितनी भी आदर्श रखें, कितनी भी आइडियल रखें, तो भी ऊष्मा का एक निश्चित प्रतिशत मात्रा ही कार्य में परिणत की जा सकती है। व्यवहार में भी हमने यही देखा कि अधिकतम दक्षता 55% या 55% ही पाई गई। हीट इंजन is a device which continuously converts heat into mechanical work. The ratio of work done by the engine and energy absorbed during the work is defined as efficiency of engine. दोनों का रेशो क्या? वर्क डन बाय द इंजन एंड एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द वर्क या एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द वर्क is defined as efficiency of engine. Sadi Carnot 1824 proved that even in ideal conditions, only a definite percentage of energy can be converted into work. Even in ideal conditions, only a definite percentage of energy can be converted into work. Now see, this is a part of Carnot engine. This is a stand in center. Here, this is a cylinder where the working substance या अपन कह सकते हैं कार्यकारी पदार्थ रखा हुआ है। And this is a piston. पिस्टन की सहायता से हम इसके वॉल्यूम को घटा या बढ़ा सकते हैं। जनरली ये जो कार्यकारी पदार्थ है, वर्किंग सब्सटेंस है, ये गैस। नाउ दिस इज ए सोर्स विच इज़ एट द टेम्परेचर T1 केल्विन, जो कि कितने तापक्रम पर है? T1 केल्विन पर। ये सिंक है जो कि किस ताप पर है? सिंक T2 टेम्परेचर पर। तो इंजन क्या करता है? T1 सोर्स से T1 टेम्परेचर पर ऊष्मा लेता है और इस ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। फिर बची हुई ऊष्मा सिंक को लौटाता है जिसका टेम्परेचर
T2 केल्विन है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट के नाम पर इस इंजन को हम कहते हैं कार्नोट इंजन। अब हम देखेंगे कि कार्नोट इंजन किस प्रकार से काम करता है। इस कार्नोट इंजन के वर्क को, कार्य को हम एक चक्र से या साइकिल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कार्नोट साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये जो फिगर देखिए आप ध्यान से, ये फिगर है जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बना है, दाब और आयतन के बीच में बना है। एक्स एक्सिस पर आयतन है और वाई एक्सिस पर दाब है। सबसे पहले हमने ये माना कि ये ए अवस्था में, इंजन ए अवस्था में, ए से ये बी में जाता है, बी में कन्वर्ट होता है, बी से सी में, सी से डी में और डी से ए में। इस तरीके से इसमें 4 स्टेप हैं। ए मतलब ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। तो ये प्रक्रम कैसा हुआ आप जानते हैं, ये चक्रीय प्रक्रम, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ए इंजन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो ये प्रक्रम कैसा प्रक्रम कहलाएगा, चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। इसलिए हम इसे कार्नो साइकिल या कार्नोट साइकिल या कार्नो चक्र कहते हैं। अब इस चक्र में जो स्टेप्स हैं, पद हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप, ये पहला पद जो है वो है समतापी प्रसरण। प्रथम प्रचालन, ये फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमने माना कि जब इंजन ए अवस्था में है तो उसका दाब P1 और आयतन V1 है और टेम्परेचर कितना है, T1। अब ये क्या कर रहा है, स्रोत से ऊष्मा लेकर, स्रोत का ताप क्या है, T1 केल्विन, ऊष्मा लेकर ये किस टेम्परेचर पर आ गया, T1 पर। अब ये समतापी प्रसरण या आइसोथर्मल एक्सपेंशन के द्वारा बी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, अवस्था ए में सिलेंडर ऊष्मा स्रोत के संपर्क में है, तो इसका ताप कितना है, ताप T1 केल्विन पर है। गैस का दाब P1 और आयतन V1 है। अब यदि गैस स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम से, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस से V2 आयतन में प्रसारित होता है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ये हम देखेंगे। क्या हुआ, टेम्परेचर कितना है, T1, आयतन V1 से बढ़कर V2 हो गया, समतापी प्रसार है। तो आप जानते हैं दाब P1 से घटकर कितना हो जाएगा, P2। क्यों, क्योंकि ताप कांस्टेंट है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल का नियम। तो यदि आयतन बढ़ के V2 हो रहा है तो दाब घटकर P1 से कितना हो जाएगा, P2। अब क्योंकि ये उत्क्रमणीय प्रसार है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कार्य अधिकतम कब होगा, जब उत्क्रमणीय तरीके से किया जाएगा। तो इस प्रकार गैस द्वारा किया गया कार्य, जिसको हम W1 से बताएंगे, कितना हो जाएगा, RT1 log टू द बेस E V2 अपॉन V1। V2 अंतिम आयतन बटे प्रारंभिक आयतन। हम जानते हैं वर्क डन कितना होता है, RT log V2 अपॉन V1। और ये किया गया कार्य किसके बराबर होगा, अवशोषित ऊष्मा के बराबर। तो अवशोषित ऊष्मा कितनी थी, स्रोत से उसने Q1 ऊष्मा ग्रहण करी थी,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा? Q1। क्यों? क्योंकि यहाँ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी, समतापी प्रक्रम है, तंत्र के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से कह सकते हैं W1 इज इक्वल टू Q1, और W1 का मान कितना है? RT1 log E V2 अपॉन V1। अब आप सेकेंड स्टेप को देखिए, ये है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रुद्रोष्म प्रसरण। यहाँ B अवस्था में गैस का ताप कितना है? T1, और दाब T2 है, आयतन V2 है। अब इस सिलेंडर को आइसोलेटेड करके, विलगित करके गैस को रुद्रोष्म प्रक्रम से C अवस्था तक प्रसारित करते हैं एडियाबेटिक रूप से। अब क्या होगा? इसका ताप T2 हो जाएगा, दाब P3 हो जाएगा, और आयतन V3 हो जाएगा। हम जानते हैं कि T1 जो है वो T2 से ज़्यादा है। T1 स्रोत का टेम्परेचर है जो ऊष्मा दे रहा है, और T2 सिंक का टेम्परेचर है जहाँ ऊष्मा ली जा रही है। तो हम जानते हैं कि अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा, यानी T1 जो है वो ग्रेटर है देन T2। T1 का मान T2 से ज़्यादा है। अब क्योंकि ये रुद्रोष्म परिवर्तन है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसलिए Q बराबर 0, यानी ऊष्मा ना तो अवशोषित की जाएगी और ना उत्सर्जित की जाएगी। तो फिर गैस द्वारा किया गया कार्य W2 किसके बराबर होगा? आंतरिक ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ना तो ऊष्मा अवशोषित की जा रही है ना उत्सर्जित की जा रही है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द गैस, इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। गैस की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा? W2 बराबर माइनस क्योंकि कमी हो रही है, किस में कमी हो रही है? आंतरिक ऊर्जा में, गैस की इंटरनल एनर्जी में, माइनस डेल्टा ई। ये भी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से है। क्यों? क्योंकि Q का मान 0, तो Q किसके बराबर होता है? Q बराबर होता है W प्लस डेल्टा ई। W प्लस डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, यानी W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई। और हम जानते हैं कि डेल्टा ई किसके बराबर होगा? CV डेल्टा T, यानी CV T2 माइनस T1, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। तो W इज इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस T1। ये क्या है? ये है गैस द्वारा किया गया कार्य। अब इसमें हमने सिंपल साइन चेंज कर लिया, माइनस बाहर है तो T2 जो है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस T1 प्लस का हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया? W2 इज इक्वल टू CV T1 माइनस T2। तो दूसरे प्रचालन में या सेकेंड स्टेप में किया गया कार्य कितना हो गया? CV T1 माइनस T2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम एक बार पुनः थर्ड स्टेप की बात करते हैं। देखिए थर्ड स्टेप है समतापी संपीड़न, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो गैस C अवस्था में थी, दाब P3 था और आयतन V3 था, टेम्परेचर कितना था? T2। अब टेम्परेचर T2 ही रहेगा, दाब आयतन घटकर V4 हो जाएगा
और दाब थोड़ा बढ़कर P4 हो जाएगा और डी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर दाब P4 और आयतन P4 है। अब देखिए सिलेंडर को अब हमने क्या किया, निम्न ताप वाले ऊष्मा कुंड के संपर्क में ले आए और स्थिर ताप T2 केल्विन पर रखा जाता है। गैस को उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। संपीड़ित किया जाता है मतलब कंप्रेस किया जाता है, वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाता है। जानते हैं आप, वॉल्यूम घटकर V3 से क्या हो गया, V4 और दाब P3 से बढ़कर P4 हो गया। अब ये गैस C अवस्था से चेंज होकर किस में आ गई, D अवस्था में। फिर देखिए C से चेंज होकर ये कहाँ गई, D अवस्था में। टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ये समतापी प्रक्रम है इसलिए यहाँ टेम्परेचर कितना है, T2। अब यहाँ क्या होगा, इस प्रक्रम में गैस Q2 मात्रा ऊष्मा की निम्न तापकुंड को देगी, यानी सिंक को देगी। कितनी, Q2, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। समतापी प्रक्रम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा कि जो बची हुई मात्रा है ऊष्मा की वो सिंक को या निम्न तापकुंड को स्थानांतरित की जाएगी। अब इस प्रक्रम में, कौन सा प्रक्रम है ये, समतापी उत्क्रमणीय संपीड़न आइसोथर्मल रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन। समतापी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, निश्चित है, उत्क्रमणीय। अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए प्रोसेस उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल होना चाहिए। संपीड़न क्यों है, कॉन्ट्रैक्शन है, वॉल्यूम में आयतन में कमी हो रही है। अब इसमें किया गया कार्य उसको हम कैसे बताएंगे, W3 से। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने प्रथम स्टेप में, प्रथम प्रचालन में W1 बताए हैं। T की जगह अब यहाँ पर टेम्परेचर T2 log to the base E फाइनल अपॉन इनिशियल V4 अपॉन V3। और क्योंकि यहाँ भी ताप निश्चित है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए W3 बराबर Q। कौन सा Q2, कौन सा Q2, जो ऊष्मा ये सिंक को दे रहा है। और अब क्योंकि दे रहा है इसलिए इसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सो W3 इज इक्वल टू माइनस Q2 और उसकी वैल्यू RT2 log to the base E V4 अपॉन V3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए D पर D अवस्था में गैस है। अब इस अवस्था में गैस का आयतन क्या है, चलिए बताते हैं आपको। गैस का आयतन है V4, दाब है P4 और टेम्परेचर ताप कितना है, T2। अब हम इस सिलेंडर को फिर से विलगित या आइसोलेट करते हैं और रुद्रोष्म प्रक्रम से एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा गैस को तब तक संपीड़ित या कंप्रेस करते हैं जब तक वह पुनः अपनी मूल अवस्था A में ना आ जाए। अब मूल अवस्था A में आ जाने का मतलब है तब तक संपीड़ित किया जाएगा जब तक आयतन V4 से कम होकर V1 ना हो जाए। तो जब आयतन V1 हो जाएगा तो दाब भी P4 से क्या हो जाएगा, P1, और ताप कितना हो जाएगा, ताप T1 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने विलगित
कर रखा है, ऐसे आइसोलेट कर रखा है, तो इसलिए फिर हम कह सकते हैं ना तो ऊष्मा ली जाएगी ना ऊष्मा दी जाएगी, जो कि आइसोलेटेड तंत्र की एक प्रॉपर्टी है ना। आप पढ़ चुके हैं विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो ऊष्मा दी जाती है और ना ऊष्मा ली जाती है। अतः Q का मान 0। अब जब Q का मान 0 हो जाएगा तो कार्य किया गया कार्य किसके बराबर होगा? आंतरिक ऊर्जा में कमी। कितना कम होगा? जितना उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, यानी W4 इज इक्वल टू, अगेन हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ई और माइनस डेल्टा ई की जगह CV T1 माइनस T2। अब अंतिम ताप कहाँ हो रहा है? T1। अंतिम ताप कितना हो रहा है? T1। तो इट इज़ T1 माइनस T2। समीकरण नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 4। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स internal energy minus delta E. Delta E is equal to CV T1 minus T2. Final temperature is T1 and the initial temperature is T2. Now we see the gas again return to its original condition, that is P1 pressure, V1 volume and T1 temperature. That is it completes the whole cycle. चक्र पूरा कर लिया and return to its original state, और अपनी मूल अवस्था में आ गई। तो इस प्रकार संपूर्ण कार्नोट चक्र में या संपूर्ण होल कार्नोट साइकिल में किया गया कार्य कैपिटल W कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। चारों स्टेप्स के वर्क डन को अपन ऐड कर देंगे। मीन्स W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब वैल्यू रखते हैं। W की जगह आप चेक कर सकते हैं क्या निकाला था आपने W1 की जगह? RT1 log E V2 अपॉन V1 प्लस W2 की जगह अपन ने लिखा था CV T1 माइनस T2 प्लस W3 निकाला था RT2 log E V4 अपॉन V3 और W4 निकाला था माइनस CV T1 माइनस T2। राइट। अब देखिए इस इक्वेशन में सेकेंड टर्म CV T1 माइनस T2 प्लस का और फोर्थ टर्म CV T1 माइनस T2 माइनस का, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बचेगा? W इज इक्वल टू RT1 log टू द बेस E V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log E V3 अपॉन V4। अब ये किसके बराबर होगा? टोटल चेंज इन एनर्जी। अब आप देख रहे हैं सेकंड और फोर्थ स्टेप में तो एनर्जी कितनी है? 0। टोटल चेंज इन हीट कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि ये एडियाबेटिक है। अब क्योंकि हम पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ गए, ओरिजिनल स्टेट में आ गए, इसलिए डेल्टा ई का मान 0 होगा, क्योंकि वही सिस्टम वहीं आ गया तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए किया गया कार्य ऊष्मा में परिवर्तन के बराबर होगा। अब ऊष्मा में परिवर्तन किस स्टेप में हो रहा है? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में कितनी? Q1 और थर्ड में कितनी? माइनस Q2। थर्ड में कितनी? माइनस Q2। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5।
अब इसको थोड़ा यहीं छोड़ देते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई रुद्रोष्म परिवर्तन होता है तो T2/T1 किसके बराबर होगा? T2/T1 V2/V3 की पावर γ-1 के। इसको एक बार समझ लीजिए। T2 अंतिम ताप है और T1 प्रारंभिक ताप है। V2 प्रारंभिक आयतन है और V3 अंतिम आयतन है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी तरीके से दूसरे रुद्रोष्म संपीड़न के लिए, ये था रुद्रोष्म प्रसरण, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इसी तरीके से रुद्रोष्म प्रसरण के लिए हो जाएगा T1/T2, T2 इनिशियल है और T1 फाइनल है, इज इक्वल टू V4 इनिशियल अपॉन V1 की पावर γ-1। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा V3/V2 बराबर V4/V1, या हम कह सकते हैं V4/V3। V3 को इधर ले आए, V1 को इधर ले गए, इज इक्वल टू V1/V2, यानी V1/V2 इज इक्वल टू V3/V4। होप यू अंडरस्टैंड। क्या किया हमने? क्रॉस में ले लिया V4/V3, V3 को इधर ले गए और V1 को इधर ले आए तो V1/V2। नाउ इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में रखें। W किसके बराबर? Q1 - Q2 के। R T1 log E V2/V1 और प्लस RT2 log E V1/V2। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में बाहर माइनस साइन लेते हैं तो ये V2 ऊपर आ जाएगा और V1 नीचे आ जाएगा, यानी W दैट इज Q1 - Q2 इज इक्वल टू R T1 log E V2/V1 माइनस R T2 log E V2/V1। फिर समझ लीजिए हमने क्या किया। हमने इस समीकरण से V2/V1 किसके बराबर हो जाएगा? V3/V4। तो V3/V4 की जगह या V4/V3 की जगह हमने V1/V2 रख दिया। तो इक्वेशन 5 क्या हो गई हमारी? R T1 log E V2/V1 प्लस R T2 log E V1/V2। अब हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में बाहर माइनस साइन ले लिया, V2 ऊपर चला गया और V1 नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ से R T1 - T2 log V2/V1 log V2 log टू द बेस E V2/V1 भी कॉमन है, R भी कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया। फिर क्या बचा? T1 - T2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। होप यू अंडरस्टैंड। आप समझ गए होंगे। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 6। अब इसको हम
समीकरण नंबर 1 से डिवाइड कर दें। कहाँ समीकरण नंबर 1 है आपकी? देखिए, ये दिस इज समीकरण नंबर 1। जब आप इससे डिवाइड करेंगे इसको, देन यू विल गेट विच, तब आपको मिलेगा W/Q1। W किसके बराबर था? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। W है R T1 माइनस T2 log टू द बेस E V2/V1, और Q है R T1 log टू द बेस E V2/V1। तो बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा? T1 माइनस T2, और नीचे बचेगा T1। सो इट इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए W किसके बराबर हो गया? W बराबर हो गया Q1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1, या W अपॉन Q1 को हम कहते हैं ईटा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंजन की दक्षता। कितनी आई इंजन की दक्षता? ये आई ईटा बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1, इक्वेशन नंबर 9। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी भी चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा अपने कुछ भाग का हनन किए हुए बिना समतुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। दक्षता 100% नहीं हो सकती, जो कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का स्टेटमेंट था। किसी ऊष्मा इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित होता है, वो ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है। क्योंकि सारा भाग कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकता, तो वो भाग जो कार्य में परिवर्तित होता है वो ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है। द पार्ट ऑफ द हीट कन्वर्टेड बाय a heat engine into work is known as efficiency of an engine. The part of heat absorbed by the heat engine which can be converted into work is known as efficiency of an engine. या हम कह सकते हैं ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन T1। अवशोषित W क्या है? W है अवशोषित ऊष्मा से उत्पन्न उपयोगी कार्य, यूजफुल वर्क, और Q1 क्या है? उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट हाई टेम्परेचर। इनका जो रेशियो है इंजन की दक्षता कहलाती है। एक डेफिनेशन और है, द अमाउंट ऑफ, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क टू द हीट एब्जॉर्ब्ड एट हायर टेम्परेचर इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अवशोषित ऊष्मा से उत्पन्न उपयोगी कार्य W और उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा Q1 का अनुपात इंजन की दक्षता या एफिशिएंसी कहलाता है। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि T1 माइनस T2 अपॉन T1 हमेशा 1 से कम होगा। अतः दक्षता हमेशा 100% से कम होती है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। अतः हम कह सकते हैं ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। द हीट कैन नॉट बी completely converted into work। देखिए, यदि हम ऐसा करना चाहें तो 2 कंडीशन है। यदि हम इसको T1 माइनस T2 अपॉन T1 को 1 के बराबर करना चाहें तो पहली कंडीशन है
T2 इज इक्वल टू 0। अगर T2 का मान 0 हो तो ये 1 के बराबर हो जाएगी दक्षता, या फिर T1 का मान इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी माइनस सम कुछ भी हो, इन्फिनिटी ही होगा वो, तो भी दक्षता 1 के बराबर हो जाएगी। लेकिन ये दोनों ही स्थितियाँ संभव नहीं है। क्या? T1 स्रोत का ताप है, स्रोत का ताप अनंत रखना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, या फिर T2 इज इक्वल टू 0 सिंक का ताप शून्य रखना, ये भी संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि इंजन की दक्षता किसी भी कंडीशन में 100% या इकाई नहीं हो सकती, अर्थात ऊष्मा को पूर्णतः समतुल्य कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और यही हमारा ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम है। फॉर 100% efficiency there are two conditions, either T2 is equal to 0 और T1 is equal to infinity। आप जानते हैं both these conditions are not possible। ना तो सोर्स का टेम्परेचर इन्फिनिटी हो सकता है और ना सिंक का टेम्परेचर 0 हो सकता है। Thus the heat cannot be converted completely into equivalent amount of work। This is a second law of thermodynamics। तो हमने देखा कि कार्नोट चक्र से या कार्नोट इंजन की सहायता से हम किस तरीके से ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम को समझ सकते हैं। दिस इज़ अबाउट कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल, कार्नोट का आदर्श इंजन और कार्नोट चक्र। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।